जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां 16 ताकतवर राज्य एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, वर्चस्व। ये दौर था महाकाव्यों का, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का, और ऐसे संघर्षों का जिन्होंने आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। जी हाँ, ये प्राचीन भारत का वो समय था जब इतिहास कह सकते हैं खुद को बना रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आज से करीबन 2500 साल पहले, मतलब 6th सेंचुरी BCE में भारत असल में था कैसा? क्या ये कोई बिखरा हुआ इलाका था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्टेज की तरह था जहां कई बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। चलिए, आज इसी दिलचस्प दौर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस कहानी का जो स्टेज था वो तैयार किया था प्राचीन भारत के 16 राज्यों ने। ये वो वक्त था जब छोटी छोटी कबीलाई इकाइयां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं और बड़ी पॉलिटिकल पावर्स बन रही थीं, और इतिहास ने इन्हें एक बहुत खास नाम दिया, और वो नाम था महाजनपद। संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र या ग्रेट रेल्म। पर ये सिर्फ राज्य नहीं थे, ये तो उस दौर के आप कह सकते हैं सुपर पावर्स थे। इन्होंने ही आने वाली सदियों के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप ही पॉलिटिक्स, समाज और कल्चर की दिशा तय कर दी। अच्छा, अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। देखिए कि ये राज्य कितने बड़े इलाके में फैले हुए थे। एक तरफ पश्चिमोत्तर में आज के अफगानिस्तान के पास गांधार और कंबोज, तो दूसरी तरफ पूरब में बिहार तक अंग और मगध। मतलब एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल और कल्चरल लैंडस्केप था जिस पर यह पूरा ड्रामा होने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने ताकतवर राज्य एकदम से कैसे उभर आए? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त? कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इन महाजनपदों को जन्म दिया? देखिए, इसका जवाब छुपा है एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में। हाँ, आपने सही सुना, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जैसे आज इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी है ना, ठीक वैसे ही उस जमाने में एक खास मेटल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने पूरे समाज का नक्शा ही बदल दिया था, और वो मेटल था लोहा। इतिहास में इसे सेकंड अर्बनाइजेशन का दौर भी कहते हैं। अब समझिए ये हुआ कैसे। लोहे के औजार आए, खासकर कुल्हाड़ी और हल। इनसे गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। नतीजा, खेती का जबरदस्त विस्तार हुआ। पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सबकी जरूरतें पूरी होने के बाद भी बहुत सारा अनाज बचने लगा। इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। और बस इसी सरप्लस ने व्यापार को बढ़ावा दिया, नए नए शहर बसने लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक परमानेंट आर्मी रखना मुमकिन हो गया। तो ठीक है, स्टेज तैयार है, वजह भी पता चल गई। अब आते हैं मेन प्लेयर्स पर। इस नए मैदान में मुख्य खिलाड़ी कौन थे? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी महाजनपदों में सरकार चलाने का तरीका एक जैसा नहीं था। उस वक्त मोटे तौर पर दो अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थी मोनार्कीज, यानी राजतंत्र। यहाँ सीधा सा हिसाब था, राजा का बेटा राजा बनेगा, सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में, जैसे मगध और कोसल में था। लेकिन दूसरी तरफ थे रिपब्लिक्स, यानी गणराज्य या संघ, जैसे वज्जी और मल्ल। यहाँ शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि जो सीनियर सदस्य होते थे उनकी एक सभा, एक काउंसिल मिलकर फैसले लेती थी। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना प्रोग्रेसिव सिस्टम था। चलिए, अब फटाफट इन 16 खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये रही लिस्ट का पहला हिस्सा। इसमें कुछ बहुत जाने पहचाने नाम दिखेंगे, जैसे पूरब में अंग और मगध, और मध्य भारत में काशी और कोसल। एक और दिलचस्प चीज देखिए, महाभारत में जिसका जिक्र है वो कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वो आज के दिल्ली और मेरठ वाले इलाके में पड़ता है। और ये रहा लिस्ट का दूसरा भाग। यहाँ पश्चिम में अवंती है और उत्तर पश्चिम में गांधार जैसे बड़े राज्य हैं। अच्छा, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, जो उस जमाने में पढ़ाई लिखाई का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर था। और हाँ, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे सिर्फ एक महाजनपद था, अश्मक। ये पूरी लिस्ट हमें दिखाती है कि उस समय का भारत कितना विशाल और विविध था। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे ताकतवर खिलाड़ी एक ही मैदान में होंगे तो टकराव तो होगा ही, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, वर्चस्व की लड़ाई। एक ऐसा संघर्ष जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इन 16 में से 4 सबसे बड़े पावर हाउस बनकर सामने आए। ये थे मगध, कोसल, वत्स और अवंती।
अब असली मुकाबला इन्हीं चारों के बीच था। सवाल एक ही था, कौन बनाएगा सबसे बड़ा साम्राज्य? और ये जो दौर था ना, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और जबरदस्त लड़ाइयों से भरा था। कभी काशी और कोसल आपस में भिड़ जाते, तो कभी अवंती की नज़र वत्स पर होती। ये बिल्कुल एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर राजा दूसरे को शह और मात देने की फिराक में लगा हुआ था। और इस जबरदस्त खींचतान और संघर्ष के बाद आखिरकार एक विजेता सामने आया। एक ऐसा राज्य जिसने अपने सारे दुश्मनों को एक-एक करके रास्ते से हटा दिया और हिंदुस्तान के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और वो राज्य था मगध। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर मगध ही क्यों जीता? क्या खास था उसमें? असल में इसकी 4 बड़ी वजह थी। पहली, उसकी ज्योग्राफी जबरदस्त थी। राजधानियां जैसे राजगृह पहाड़ियों से और पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी, मतलब कुदरती किले थे। दूसरी, आर्थिक ताकत, गंगा का उपजाऊ मैदान, मतलब इतना अनाज होता था कि एक बहुत बड़ी आर्मी को आसानी से मेंटेन कर सकते थी। तीसरी वजह, रिसोर्सेज। झारखंड के पास होने की वजह से लोहे की कोई कमी नहीं थी, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे और जंगलों से सेना के लिए हाथी भी मिल जाते थे। और चौथी और सबसे जरूरी वजह, वहां के ताकतवर राजा बिंबिसार और उसके बेटे अजातशत्रु जैसे एम्बिशियस राजा, जिन्होंने किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। मगध की ये जीत कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये एक के बाद एक जीती गई लड़ाइयों का नतीजा था। शुरुआत की राजा बिंबिसार ने, जिसने अमीर राज्य अंग पर कब्जा किया। फिर उसका बेटा आया अजातशत्रु। उसने एक बहुत लंबी और मुश्किल जंग लड़कर ताकतवर वज्जी संघ को हराया। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, जो एक तरह से पानी का किला था। और बस धीरे धीरे एक एक करके बाकी के सारे महाजनपद भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बनते चले गए। तो मगध की ये जो जीत थी, ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं थी। ये एक पूरे दौर का अंत था और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। इसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। अब भारत छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों का देश नहीं रहा था। महाजनपदों के इस दौर ने एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर के आइडिया को जन्म दिया था। मगध की कामयाबी ने आने वाले साम्राज्यों के लिए, आप कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। एक फॉर्मूला दे दिया था कि कैसे इतने बड़े इलाके पर एक साथ हुकूमत की जा सकती है। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को बड़े अच्छे से दिखाती है। कहानी शुरू हुई 600 BCE के आसपास, जब 16 राज्य आपस में लड़ रहे थे। ये सफर पहुंचा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, जब मगध के नंद वंश ने उत्तर भारत को जोड़कर पहला साम्राज्य बनाया। और फिर इसी नींव पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस विशाल मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। कभी सोचिएगा कि कई छोटे छोटे राज्यों की जगह जब एक बड़ा साम्राज्य बना, तो उसका आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और कल्चर पर क्या असर पड़ा होगा? इस एक पॉलिटिकल शिफ्ट ने भारत के भविष्य को कैसे और कितना बदल दिया? इस पर जरूर सोचिएगा।